टीनापुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा अगर बिल्ली थी तो अनामिका चूहा थी। एक दूसरे के वो प्रतिस्पर्धी थे। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके मूर्खतापूर्ण झगड़े टॉम एंड जेरी की तरह थे। लोग उसे देखकर काफी हंसते थे, पर वो गंभीरता से लेते थे, जिसकी वजह से अस्पताल का बिल भी लंबा चौड़ा आता था। उनके रिश्ते ठीक करने के चक्कर में पति के जेब खाली हो जाते थे। तभी एक दिन बड़े गुस्से से सासू माँ शारदा किचन में आती है। वहाँ किचन में बैठे बैठे अनामिका फोन पे टीवी सीरियल देख रही थी। अरे बंदरी कहीं की, 1 घंटे पहले तुम्हें चाय लाने को कहा था, अभी तक तुम चाय क्यों नहीं लाई मेरे लिए और यहाँ बैठ के टीवी सीरियल देख रही हो? या फिर फोन पे बैठे बैठे लूडो खेलती हो, नहीं तो ऑनलाइन केले बेचा करती हो। बात क्यों नहीं कर रही हो? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो मुझे? जानवरों की तरह इस तरह आप चिल्ला रही है, बड़ा बड़ा मुंह खोल के। मैं क्या बोलूं? लग रहा है कि पूरा का पूरा माइक अपने पेट में घुसा लिया आपने। कुछ बोलने का वक्त भी देती हैं आप? हाँ, क्या तुमने मुझे जानवर कहा? सॉरी सासू माँ, मैंने उनके साथ आपकी तुलना नहीं की। बेचारे वो तो बोल भी नहीं सकते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम्हारी सोच चूहे की तरह है, वही तो करोगी। जब तक शारदा आगे बोलने जा ही रही थी, उस बीच अनामिका घुस के कहने लगती है, वैसे भी आप मेरे सामने हाथी है और हाथी के सामने मैं चूहा, क्या होगा बताइए? थोड़ा कम करो तो ज्यादा बेहतर होगा। और कितना कम करूं? पहले 48 थी, अब 38 हो गई हूँ। अब इससे ज्यादा हल्की हो जाऊंगी तो हवा मुझे उड़ा के यहाँ से ले जाएगी, समझी? बहुत बढ़िया, फिर मैं अपने बेटे की दोबारा शादी कराऊंगी। फिर मैं आपके और आपके बेटे के हाथों में हथकड़ी पहना दूंगी। इतनी दूर आ गई हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। समंदर की तरह आप हमेशा चाय पीती है, जानवर की तरह आप खाना खाती है और भकासुर की तरह आप सोती हैं। पर आपको तो फर्क नहीं पड़ता, कभी सोचते भी नहीं कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तक बच्चे नहीं हुए, इन्हें अस्पताल ले जाना है, दिखवाना है कि आखिर में क्या हुआ। तुमने मुझे ऐसी बात कही, अब देखो। ऐसा कह के उसके पास रखे हुए एक स्टूल को खींच के शारदा उस पे चढ़ जाती है और अपने बहू के सर पे 2 बार ठोकर मारती है। फिर मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। ठोकर मारने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और सासू माँ को इस तरह से मुस्कुराते देख अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से किचन में रखे बर्तन वो फेंकने लगती है। एक बर्तन उठा के वो सासू माँ की तरफ भी फेंकती है। फिर जितने ग्लास थे, फिर जितने चम्मच थे, सब फेंकती है। ताकि वो ना देख पाए, इसीलिए शारदा भाग के हॉल के सोफे के पास चली जाती है। फिर ज्यादा भाग नहीं पाती तो वहीं रुक जाती है। फिर एक गोल सा पतीला आके शारदा को ठोकर मारती है। शारदा वहीं पे गिर जाती है और उसका सर फूल जाता है। तब तक दूसरा ग्लास आके फिर शारदा को ठोकर मारता है। शारदा को बहुत जोरों का दर्द होता है। शारदा भगवान का नाम लेके चिल्लाने लगती है। उसी के साथ एक और गोला बन जाता है उसके सर पे। ये देखकर हंसते हंसते बहू रानी अनामिका हॉल में आती है। क्या हुआ सासू माँ, पतीले से आपको चोट लगी? शारदा कोई जवाब नहीं देती है। जो जमीन पे बर्तन गिरा हुआ था, शारदा उसे उठा लेती है। अनामिका की नजर पड़ती है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जल्दी से शारदा अनामिका का झोटा पकड़ लेती है। अब अनामिका के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। सासू माँ, छोड़िए मेरी चोटी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़िए मेरी चोटी। हाँ हाँ जरूर छोड़ूंगी बहू। ऐसा कह के शारदा अनामिका की चोटी को और जोर से खींचने लगती है और खींच के उसे अपने पास ले आती है। फिर वो गोल बर्तन से जो उसके हाथ में था उससे ठोकर लगाती है। वो इतने जोर से ठोकती है कि अनामिका का सर लाल लाल फूल जाता है। इससे अनामिका रोने लगती है और ये देख के सासू माँ हंस के कहती है, क्या कहा था बहू, सासू माँ मारती है तो कंपन होती है ना? आपके हाथ घट के गिर जाए, आपको कांपने की बीमारी हो जाए, आपको कुष्ठ रोग हो जाए, आपके हाथ टूट जाए एक्सीडेंट में और आप मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगे। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ को श्राप देने लगती है। ये सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। तुमने मुझे ऐसा कहा, मेरे हाथों को तुम सबक सिखाना चाहती हो? अच्छा, आपको पता है कितनी तकलीफ हो रही है? ऐसा कह के वो अपनी सासू माँ का झोटा पकड़ लेती है।
ये सोचकर शारदा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अनामिका को लकड़ी के टुकड़े की तरह ऊपर उठा लेती है अपने हाथों में और बस सोचती है कि अब क्या किया जाए। तब तक शारदा पैर फिसल के ही गिर जाती है। शारदा के नाक पे जोरों की चोट आती है, गर्दन में भी दर्द होता है। अनामिका के हाथ टूट जाते हैं। सास बहू दोनों दर्द में होते हैं। आधे घंटे के बाद बाप बेटा प्रसाद और रमेश दोनों घर लौट आते हैं। क्योंकि दरवाजा खुले हुए थे, उन्हें लगा कि चोर आके चोरी करके ले गया, इसीलिए वो जल्दी से देखने के लिए हॉल में आते हैं। वहाँ सास बहू को चिल्लाते देख वो पूरी बात समझ जाते हैं और जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ जूनियर डॉक्टर कृष्णा पहली बार स्टेथोस्कोप उठाया था। वो जल्दी जल्दी सीटी स्कैन, MRI स्कैन, ब्लड टेस्ट और भी तरह तरह के टेस्ट के लिए भेज दिया। वो चाहता था उनका टेस्ट हो। उन्होंने सिस्टर को कहा जल्दी से बेड तैयार करने। जूनियर डॉक्टर कृष्णा 2-3 घंटे तक सास बहू को जल्दी जल्दी से पट्टी में लपेट दिया। अनामिका के हाथ टूटने की वजह से वो गले से पट्टी लाके हाथ को सहारा दिया। साथ ही छड़ी के सहारे चलने को कहा गया। सासू माँ शारदा व्हील चेयर पर बैठी थी। काउंटर में जाके जब उन्होंने बिल देखा तो पिता पुत्र दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। किसी तरह से वो बिल का भुगतान किया और फिर घर लौट आए। एक तो घर पे बैठे बैठे खाते हो और वो सब सीरियल देख के ये सब हरकत करते हो। तुम लोग अच्छे से नहीं रह सकते क्या? टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को गाली गलौज मारपीट करते हो और ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो। हॉस्पिटल में लाख रुपए खर्च हुए हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? कौन देगा? तुम जाके अपने ससुराल से ले आओ और मैं जाके अपने ससुराल से ले आता हूँ। ऐसा कहने पे सास बहू एक हो जाती है और तब से अच्छे से घर में रहने लगती है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। रामचंद्रपुर में रमनी और सुधाकर दोनों ही माँ बेटे थे। रमनी बहुत ही लालची थी। वो पैसों के लिए पागल थी। दहेज के लिए वो अपने बेटे की कई बार शादी भी कराने को तैयार थी। तभी एक दिन रमनी बिस्तर पर बैठकर पैसे गिन रही थी। क्या माँ, कभी भी तुम पैसे गिनने के लिए बैठ जाती हो? हाँ, नींद नहीं आ रही है बेटा, कल तुम्हारी शादी है, देखना होगा ना कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे बचे। माँ, 1 महीना हुआ है रोहिणी के गुजरे हुए, फिर तुम शादी की बात कर रही हो। अभी तुमने उन लोगों को सच कहा है कि नहीं? सच जान के वो क्या कर लेंगे? जो भी कुछ हुआ उसे लेकर भविष्य में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम दोनों के लिए सही रहेगा ना? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इस तरह से वो अपने बेटे को समझाती है। सुधाकर टॉर्च लेके खेत के तरफ निकल जाता है। रमनी बिस्तर पर बैठ बैठ के पैसे गिनने में फिर से लग जाती है। तभी अचानक से बहू रोहिणी का भूत वहाँ दिखाई देने लगती है। वो अपनी सासू माँ को पैसे देखकर हंसने लगती है। अचानक से रोहिणी का भूत देखकर रमनी डर जाती है। वो डर के मारे चारों ओर देखने लगती है। वहाँ कोई भी नहीं था, कहीं भी उसे कोई नहीं दिखता है। ये क्या, अचानक से मरी हुई रोहिणी की आवाज सुना, वो भी हंसते हुए। अब क्या रोहिणी मर के भूत बन के मेरे सामने आएगी? इतनी हिम्मत नहीं है, लगता है मेरा ही भ्रम है। ऐसा कहकर रमनी फिर से पैसे गिनने में लग जाती है। फिर अचानक से एक एक नोट हवा में उड़ते उड़ते गड्डी बना लेते हैं। रमनी हैरान होकर देखती है। वो समझ नहीं पाती है, उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है। ये क्या, नोट हवा में उड़ उड़ के खुद से गड्डी कैसे बना रही है? जब तक वो ऐसा सोचती है, कुछ और नोट हवा में उड़ते उड़ते खुद ब खुद बंडल बन जाती है और इस तरह 5-6 और नोटों की बंडल हवा में उड़ने लगती है। क्या सासू माँ, आप कैसी हैं? अभी भी क्या आप पैसों की दीवानी है? ऐसी आवाज रमनी ने सुना। रोहिणी, क्या तुम भूत बन के आई हो? हाँ सासू माँ, क्योंकि आप मुझे इतना प्यार करती थी तो मेरा जाने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं सासू माँ की सेवा करने के लिए वापस आई हूँ। क्या तुम रोहिणी हो? फिर मैं तुम्हें कहीं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? आप तो एक दिव्य महिला है, इतनी जल्दी कैसे देख सकती है? मैं आई हूँ आप ही की सेवा के लिए। क्या सेवा करोगी बहू?
उस दिन आपके बेटे ने मुझे पीछे से आके पकड़ा और आप तलवार लेके वार करने आई, और उस दिन आपने कहा था कि मैंने कभी आपको अच्छे से प्यार नहीं किया। प्यार मतलब सासू माँ पैर दबाना, सासू माँ को खाना खिलाना, उसे नहलाना। आपने ये सब कहा था। आप बहुत दुखी है ना? रमनी को सब याद आ गया, पर वो दिखाने लगी कि उसे कुछ भी याद नहीं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं रोहिणी। मैं सब याद दिला दूंगी सासू माँ। ये कहकर रोहिणी का भूत रमनी को कस के एक थप्पड़ लगाती है। रमनी की आंखें पहियों की तरह घूमने लगती है। फिर रमनी कहती है, याद आ गया, मुझे सब याद आ गया बहू। रोहिणी रोने लगती है। फिर गुस्से में आकर वो अपने पति को देखने लगती है। तभी रमनी कहती है, बोलो, क्या तुम्हें और पैसे चाहिए या तुम्हें मेरे बेटे की दूसरी शादी मंजूर है? पैसे नहीं चाहिए और दूसरी शादी नहीं मानूंगी मैं। न पैसे चाहिए न दूसरी शादी मंजूर है, फिर मुझे कुछ और ही करना होगा। ऐसा कहकर वो गुस्से से रोहिणी के पास जाती है और उसे कस के एक थप्पड़ लगाती है। रोहिणी के गाल लाल हो जाते हैं। नहीं सासू माँ, मुझे मत मारिए, आप मेरी माँ की तरह है, ऐसा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। ऐसा कहकर रोते रोते वो विनती करने लगती है, पर उन्हें थोड़ी भी दया नहीं आती। वो कसाई बन जाते हैं। अरे बेटा, वो अभी भी नहीं मान रही है। उसे आओ और पीछे से पकड़ो। एक हाथ से उसका मुंह बंद करो और एक हाथ से उसे पकड़ के रखो। फिर जैसा रमनी कहती है वैसा ही उसका बेटा करता है। वो पीछे से आके उसे पकड़ लेता है एक हाथ से और एक हाथ से मुंह दबा देता है। फिर उसकी माँ एक चाकू ले आती है और रोहिणी के पेट पे चाकू भोंक देती है। नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारिए, मत मारिए। फिर शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो ज्यादा पैसे ले लो। माँ, मैं बहुत दहेज लेके इस घर में बहू होके आई थी। पत्नी होने के नाते, बहू होने के नाते मैंने आपको बहुत प्यार किया। बातों का असर नहीं हो रहा, इसे मेरे हाथ मरना ही होगा। ऐसा कहकर बहू रोहिणी के पास सासू माँ रमनी आती है उसे मारने के लिए। अब बहू का भूत रमनी को दिखाई देने लगती है। रमनी बहुत डर जाती है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। ऐसा कहकर बहू सासू माँ के पैरों तले गिर जाती है। रमनी को समझ नहीं आता है कि वो क्या आशीर्वाद दे। वो बस डर के मारे देखते ही रहती है। सासू माँ, आज आपकी बहू आपको अपने हाथों से अच्छे से नहलाएगी। ऐसा कहकर वो अपनी सासू माँ को बाथरूम ले जाती है। उसे वहाँ बैठाती है, बाल्टी में धुएंदार गर्म पानी ले आती है और फिर उसे उस गर्म पानी से नहलाती है। अरे ये तो बहुत गर्म है। अब मैं आपको प्यार से खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर रमनी के सामने एक बड़ा सा बर्तन में खाना प्रकट हो जाता है। भूत बहू अपने हाथों से एक बड़ा सा ढेला बनाती है। ये देखकर रमनी को बड़ा अजीब लगता है। खाओ सासू माँ, खाओ। ऐसा कहकर एक बड़ा सा निवाला वो सासू माँ के मुंह में डाल देती है। सासू माँ चबा नहीं पाती, उसे निगल लेती है। फिर एक लकड़ी से वो सासू माँ के मुंह में ठूसने लगती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ बहू, तुम्हारा सारा प्यार मुझे मंजूर है। ठीक है सासू माँ, आप खाना खा ली है, अब सोने चलिए। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, चलिए ना। ऐसा कहकर वो रमनी को जोर जबरदस्ती बिस्तर में सुला देती है। भूत बहू उसके पैरों के पास बैठती है और जोर जोर से पैर दबाने लगती है। हे भगवान, भूत बहू का प्यार मुझे मार ही डालेगा। ऐसा कहकर रमनी बहुत दुखी हो जाती है। इस भूत बहू के प्यार से कैसे भी भाग निकलना होगा। ऐसा कहकर रमनी उस घर से भागने लगती है। ये देखकर भूत बहू रोहिणी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। आप जहाँ भी जाएंगी मैं वहाँ आऊंगी सासू माँ। ऐसा कहकर भूत बहू अपनी सासू माँ रमनी के पीछे दौड़ने लगती है।